हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड चैनल। आज बहुत दिनों बाद मुलाकात हो रही है हम लोगों की। और बताइए बेटा, आप लोग हाउ इज योर प्रिपरेशन गोइंग? ओके, तो चलिए जल्दी जल्दी से हम लोग थोड़ा सा ज़रा देख लें। ओके, या एक सेकंड बस। ओके, स्टूडेंट्स आ भी गए हैं मेरे ख्याल से। चलिए बहुत बढ़िया। ओके, सो स्टूडेंट्स, आज का जो हमारा सेशन होने वाला, जो सेशन होगा हमारा, ओके, थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लें नाउ। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले तो आप सभी लोगों का स्वागत है अनअकैडमी डिफेंस स्क्वाड चैनल पे। मेरा नाम है श्रीकांत त्रिपाठी। ओके, और आज जो हम लोग टॉपिक लेने वाले हैं, दैट टॉपिक विल बी बेस्ड ऑन जनरल साइंस। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा अपने बारे में इंट्रोडक्शन दे दूँ। आई एम श्रीकांत त्रिपाठी, आई एम योर मेंटोर फॉर योर एसएसबी। साथ ही साथ जनरल स्टडीज़ के कई सारे सब्जेक्ट्स, उनकी प्रिपरेशन जो है वो यहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगा, जैसे कि पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी, एट्सेट्रा। ओके, कलेक्टिवली 8 years का एक्सपीरियंस है बेटा मेरा। कई सारे एग्जाम्स क्वालिफाई किए हैं। आई हैव मेंटर्ड ओवर 10,000 स्टूडेंट्स सो फार इन माय करियर, राइट। श्रीकांत सर शॉर्ट सक्सेस कोर्सेज, आप अनअकैडमी पे अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं, देन यू कैन एक्सेस टू माय प्रोग्राम्स। इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर सीडीएस, सीएपीएफ और एफकैट, देन डेफिनेटली उस केस में ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा कारगर होगा मटेरियल मेरा। आपको मिलेगा पूरा पैकेज, लाइव क्लासेस, अनलिमिटेड नोट्स, बहुत अमेजिंग क्विजेस और एक अमेजिंग मेंटोरशिप। सबसे पहले आप लोगों को अनअकैडमी का लर्निंग ऐप जो है वो डाउनलोड करना पड़ेगा, राइट। आप अगर एंड्रॉयड यूज़र हैं तो प्ले स्टोर से, गूगल प्ले स्टोर से, और अगर आप एप्पल यूज़र हैं तो एप्पल स्टोर से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं, राइट। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से विंडो आपके सामने ओपन होगी। यहाँ पे आप लोग भर सकते हैं अपना रिक्वायरमेंट उस हिसाब से। दिस इज़ माई अनअकैडमी पेज। आप यहाँ पे जाकर के मुझको फॉलो कर सकते हैं, ताकि आप लोगों को मेरी रेगुलर सभी आने वाली लाइव क्लासेस की अपडेट्स रोज़ाना मिलती रहें। मेरा रेफरेंस कोड ध्यान रखिएगा, मेरा रेफरल कोड है श्रीकांत सर। ओके, सो प्लीज़ काइंडली इंश्योर दैट आप इसको पूरे तरीके से इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने फ्रेंड्स को भी सजेस्ट कर रहे हैं, रिलेटिव्स को। ओके, नाउ मैं आपको सब्सक्रिप्शन लेने के लिए बार बार ये बोल रहा हूँ। सो व्हाट आर द इम्पोर्टेंट बेनिफिट्स व्हिच आर एसोसिएटेड विद द सब्सक्रिप्शन? सी, अनलिमिटेड लाइव क्लासेस आपको मिलेंगी कभी भी कहीं भी। रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशंस मिलेंगे आपको सभी कोर्सेज में। लाइव स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज विल बी डिलीवर्ड बाय सम ऑफ द बेस्ट एजुकेटर्स इन द कंट्री। कंप्लीट प्रिपरेशन हमारे एजुकेटर्स आपकी करवाएंगे। रोजाना आप क्विजेस ले सकते हैं एंड ऑल्सो यू कैन लर्न योर ट्रैकिंग लर्निंग जर्नी। इंटरैक्टिव सेशंस होंगे, एंगेजिंग लाइव क्लासेस मिलेंगी आपको। पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। बहुत ही शानदार टेस्ट सीरीज, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ गाइडेंस, यानी कि आपको जो मेंटोरशिप मिलेगी वो बहुत ही बेहतरीन होगी। यहाँ पर ये मेरा रेफरल कोड है, आप इस रेफरल कोड का इस्तेमाल ज़रूर से ज़रूर करें, ठीक है। इन प्राइसेस पे मत जाइएगा स्टूडेंट्स, नाउ ये प्राइसेस दे हैव बीन चेंज्ड, ठीक है। चलिए, ओके, सो अब यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं सेशन। पहली क्लास से हम लोग स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चन से हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। कुछ और स्टूडेंट्स जो आना चाहते हैं, दे कैन डेफिनेटली जॉइन अस हियर, राइट। ओके, नाउ चलिए पहला सवाल यहाँ पे देखते हैं। Which of the following organs will not feel any pain on being pricked by a needle? निम्नलिखित में से कौन सा अंग सुई से चुभने पर कोई दर्द महसूस नहीं करेगा? ओके, कौन सा ऐसा अंग है हमारे शरीर का जिसमें यदि हम लोग सुई चुभाएंगे तो हमें किसी तरीके का कोई दर्द नहीं होगा? पहला ऑप्शन है स्किन, दूसरा ब्रेन, तीसरा है हार्ट, चौथा है आई। ऑप्शन ए त्वचा, ऑप्शन बी मस्तिष्क, ऑप्शन सी हृदय, ऑप्शन डी आंख। सही जवाब 10 सेकेंड्स है आपके पास, जल्दी से जवाब बताएं इसका।
ओके, तो यहाँ पर सही जवाब हम लोगों के सामने है ब्रेन, मस्तिष्क आपका। ओके, ब्रेन ऑर्गन्स की यहाँ पर बात हो रही है। देखिए, ब्रेन ऑर्गन्स विल नॉट फील एनी पेन ऑन बीइंग प्रिक्ड बाय अ नीडल, यानी कि जो दिमाग के जो ऑर्गन्स हैं उनमें यदि हम सुई चुभाते हैं तो किसी भी तरीके का कोई पेन हम लोग महसूस नहीं करेंगे। ब्रेन जो है वो बेसिकली एक पेनलेस ऑर्गन है, मतलब किसी तरीके का ना आप दर्द महसूस करेंगे ना आपको कोई दर्द होगा। ओके, तो यदि हम सुई चुभाते हैं या दिमाग का कोई हिस्सा भी रिमूव कर लेते हैं, भले ही वो व्यक्ति जो है वो कॉन्शियस स्टेट में है एकदम, तो किसी भी तरीके का हम पेन जो है वो नहीं महसूस करते हैं। Operating a brain in conscious state is a common procedure which is known as awake craniotomy, यानी कि जब दिमाग का ऑपरेशन व्यक्ति होश में है, अपने होशो हवास में है, ये एक बहुत कॉमन मेडिकल प्रैक्टिस है और इस प्रोसेस को हम लोग अवेक क्रैनियोटोमी बोलते हैं। ओके, अवेक क्रैनियोटोमी। क्रैनियो यहाँ से आप समझिएगा, क्रैनियम ये जो हमारा जो खोपड़ा है, जो मस्तिष्क का जो आप ये कह सकते हैं रीजन, क्रैनियम इसको बोलते हैं। ओके, देयर आर नो पेन नॉर टैक्टाइल रिसेप्टर्स ऑफ एनी टाइप इन द ब्रेन, किसी भी तरीके का कोई पेन रिसेप्टर्स नहीं होते हैं। ठीक है, चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं हम लोग अपना। ग्लियल सेल्स आर द मोस्ट अबंडेंट सेल्स इन, ग्लियल कोशिकाएं सबसे प्रचुर मात्रा में कोशिकाएं हैं कहाँ पर? लंग्स, किडनी, गॉल ब्लैडर या फिर नर्वस सिस्टम, फेफड़े, वृक्क, पित्ताशय या तंत्रिका तंत्र। ग्लायल सेल्स, जल्दी से बेटा 10 to 15 सेकेंड्स है आपके पास अपना आंसर देने के लिए। ओके, तो ग्लायल सेल्स के बारे में यहाँ पे बात करें अगर हम लोग देखते हैं, देखिए जो हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पर वो है नर्वस सिस्टम, जो सही। ग्लायल सेल्स कहाँ पे पाई जाती हैं? दे आर फाउंड इन द nervous system. So the nervous system is primarily made up of two type of cells. दो तरीके की सेल्स से बना होता है आपका नर्वस सिस्टम। पहला है न्यूरॉन्स, दूसरा है ग्लायल सेल्स। न्यूरॉन्स और ग्लायल सेल्स होते क्या है थोड़ा देख लेते हैं। न्यूरॉन्स, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, यानी कि जो हमारा जो नर्वस सिस्टम होता है ये न्यूरॉन्स उसके स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट्स होती हैं। Neurons are microscopic structures that perform the function of conduction of electrical impulses carrying information. कई बार हम लोग ये देखेंगे कि जो न्यूरॉन्स का जो काम होता है बेसिकली माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं। माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स मतलब बहुत ही छोटे, can be seen only with the help of a microscope. So they are basically some microscopic structures और जो काम होता है इनका वो ये होता है कि भाई दे एक्चुअली ट्रांसमिट इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस, जो इंफॉर्मेशन जो आप ये कह सकते हैं जो कमांड हमारा ब्रेन देता है उसको जो है वो कैरी करते हैं। दूसरा होता है आपका ग्लियल सेल्स। तो ग्लियल सेल्स दे आर ऑल्सो नोन एज न्यूरोग्लिया सेल्स, मेजरली फाउंड इन द ब्रेन, ये ब्रेन में हमको मिलता है एंड स्पाइनल कॉर्ड में मिलता है। इनका कोई भी काम इलेक्ट्रिक इम्पल्सेस को कैरी करने का नहीं होता है। बेसिकली जो ग्लायल सेल्स होती हैं ये एक तरीके से सपोर्ट ऑफर करती हैं न्यूरॉन्स को। जो न्यूरॉन्स मैंने आपको बताया ना, द न्यूरॉन्स आर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट। ठीक है, अबाउट 50% ऑफ द टोटल ब्रेन सेल्स आर न्यूरोग्लियल सेल्स। ठीक है, 50% जो ब्रेन सेल्स होती हैं वो बेसिकली न्यूरोग्लियल सेल्स होती हैं। देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ न्यूरोग्लियल सेल्स व्हिच आर प्रेजेंट इन CNS and PNS. CNS is central nervous system, PNS is peripheral nervous system. ठीक है, तो यहाँ पे ये ध्यान रखिएगा न्यूरॉन्स और यहाँ पे किसके बारे में बात हो रही है? ग्लियल सेल्स के बारे में। तो ग्लियल सेल्स इज एसोसिएटेड विद द नर्वस सिस्टम। प्राइमरीली कहाँ पे मिलते हैं? हमारे स्पाइनल कॉर्ड में मिलते हैं और हमारे ब्रेन में मिलते हैं।
ठीक है। नेक्स्ट, इन रिफ्लेक्स एक्शन रिफ्लेक्स आर्च इज फॉर्म्ड बाय, प्रतिवर्त क्रिया में प्रतिवर्त चाप का निर्माण होता है। कैसे होता है? सीक्वेंस पूछ रहा है आपसे। ब्रेन से मसल, मसल से स्पाइनल कॉर्ड, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मसल, मसल से ब्रेन, ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड, मसल से रिसेप्टर, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड। हिंदी में एक बार देख लेते हैं ऑप्शंस। मस्तिष्क से सत्रायु, सत्रायु से रीढ़ की हड्डी, अभिग्रहक से रीढ़ की हड्डी और रीढ़ की हड्डी से स्त्रायु, स्त्रायु से मस्तिष्क, मस्तिष्क से रीढ़ की हड्डी, स्त्रायु से अभिग्राहक, अभिग्राहक से रीढ़ की हड्डी। ओके, 10 सेकेंड से 10 से 15 सेकेंड, जल्दी से अपना आंसर बताएं। चलिए, सही जवाब यहाँ पे देख लेते हैं। देखिए, जब रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होता है तो रिफ्लेक्स आर्क फॉर्म होने का जो सबसे जो तरीका होता है वो होता है रिसेप्टर, रिसेप्टर से स्पाइनल कॉर्ड, स्पाइनल कॉर्ड से मसल। ठीक है, जो करेक्ट सीक्वेंस होता है वो अगर पूरे तरीके से अगर हम लोग बताएं, रिफ्लेक्स आर्क का जो पूरा सीक्वेंस होता है वो कुछ इस तरीके से होता है। सबसे पहले रिसेप्टर सिग्नल भेजता है सेंसरी न्यूरॉन को, सेंसरी न्यूरॉन भेजता है इंफॉर्मेशन स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड मोटर न्यूरॉन को, और यहाँ पे अंत में इफेक्टर। ठीक है, रिफ्लेक्स आर्क क्या है? तो रिफ्लेक्स आर्क एक ऐसा नर्व्स का पाथवे है जो आपके रिफ्लेक्स एक्शन को कंट्रोल करता है। वर्टिब्रेट्स जो होते हैं, इंस्टेड ऑफ पासिंग डायरेक्टली टू द ब्रेन, द सेंसरी न्यूरॉन्स सिनैप्स इन द स्पाइनल कॉर्ड। ओके, जो वर्टिब्रेट्स का जो रिएक्शन टाइम होता है वो फास्ट रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, प्राइमरीली 3 तरीके के न्यूरॉन्स होते हैं हमारे पास। नंबर 1 सेंसरी न्यूरॉन्स, दूसरा होता है आपके पास मोटर न्यूरॉन्स, तीसरा आपके पास होता है रिले न्यूरॉन्स। ओके, ये चीज ठीक है। सेंटर फॉर हीट, टच, कोल्ड एंड प्रेशर आर इन, गर्मी, स्पर्श, ठंड और दबाव का केंद्र किस में होता है? ओके, यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं फ्रंटल लोब या फिर ललाट भाग, ऑसिपिटल लोब या फिर कपाल भाग, पैराइटल लोब पार्श्विक भाग, फ्रंटल एज वेल एज ऑसिपिटल लोब बोथ, ललाट के साथ साथ पश्चात कपाल भाग दोनों में होता है। सेंटर मतलब कहाँ से हम लोग देख महसूस करते हैं सेंटर, टच, कोल्ड और प्रेशर। 10 सेकेंड है आपके पास, जल्दी से अपना आंसर बताइए। ओके, सही जवाब यहाँ पे देख लेते हैं, ऑप्शन सी, यानी कि पैरेटल लोब। कहाँ पे होती है पैरेटल लोब? इट इज लोकेटेड बिहाइंड द फ्रंटल लोब, मतलब फ्रंटल लोब के पीछे। इट रिसीव्स एंड ट्रांसमिट्स सेंसरी इंफॉर्मेशन फ्रॉम द बॉडी एंड स्किन, ऑल्सो कनेक्टेड अदर पार्ट्स ऑफ द ब्रेन। यानी कि जो भी सेंसरी इंफॉर्मेशन होती है सेंसेस को लेकर के, वो बॉडी से और स्किन से जो है वो रिसीव करती है और ट्रांसमिट करती है। डील्स विद मेनी सेंसेशन, कई सारे अलग अलग तरीके के सेंसेशन से डील करती है, जैसे कि टच, प्रेशर, पेन, हीट, कोल्ड एक्सेट्रा। ओके, बाकी लोब्स के बारे में भी बात कर लेते हैं। दूसरा ऑप्शन है आपके पास फ्रंटल लोब। अब यदि मैं फ्रंटल लोब की आपसे बात करता हूं तो फ्रंटल लोब, ये सबसे जो 4 मेजर लोब्स होती हैं आपकी, पैरेटल लोब, फ्रंटल लोब, टेम्पोरल लोब, ऑसिपिटल लोब, तो उसमें जो सबसे बड़ा रोल होता है, जो सबसे बड़ी लोब है
वो होती है आपकी फ्रंटल लोब, located at the front of each hemisphere. Okay, the frontal lobe is separated from the parietal lobe by the central sulcus. मतलब अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फ्रंटल लोब और पैरिटल लोब कैसे सेपरेट की जाती हैं, तो आपका जवाब होगा सेंट्रल सल्कस। सेंट्रल सल्कस, ठीक है। फ्रंटल लोब का प्राइमरीली जो काम होता है वो होता है डिसीजन मेकिंग का, जैसे कि सेल्फ मैनेजमेंट, स्पीच, लैंग्वेज, कंपेयरिंग ऑब्जेक्ट्स, मेमोरीज, अंडरस्टैंडिंग, रिएक्टिंग टू फीलिंग, बिहेवियर, अटेंशन एक्सेट्रा। ओके, अगला ऑसिपिटल लोब की अगर हम लोग बात करते हैं तो सबसे छोटी लोब होती है। इट इज लोकेटेड एट द बैक पोर्शन, पीछे, बैक पोर्शन ऑफ द दिमाग के पीछे हिस्से में होती है और ऑसिपिटल बोन के नीचे, राइट। यहाँ पर हमारा ऑसिपिटल लोब की अगर हम लोग बात करते हैं तो बेसिकली इट डील्स विद द एस्पेक्ट ऑफ विजन, फेस रिकॉग्निशन, मूवमेंट, चीज़ों को पहचानना, कलर्स के बीच में डिफरेंस करना कि कौन सा कलर लाल है, कौन सा कलर हरा है, डिस्टेंस और डेप्थ को महसूस करना। टेम्पोरल लोब की अगर हम लोग बात करते हैं तो बॉटम सेक्शन ऑफ द ब्रेन, ब्रेन के निचले हिस्से में, एंड सिटिंग क्लोज टू द ईयर लेवल विद इन द स्कल, मतलब ईयर, कान के पास वाला रीजन। यहाँ पे इसके मेजर फंक्शंस होते हैं हियरिंग, सुनने का काम, लैंग्वेज पहचानने का काम, बोलने का काम, अंडरस्टैंडिंग, राइटिंग, मेमोरी एक्विजिशन एंड सम विजुअल परसेप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको समझना है। 4 लोब्स होती हैं आपके पास, कौन कौन सी है 4 लोब्स? The 4 important lobes that you have are frontal lobe, parietal lobe, temporal lobe, occipital lobe. Okay, sure. Next, which of the following is not correct for cerebellum? ध्यान रखिए, cerebellum बोल रहा हूं, cerebrum नहीं बोल रहा हूं, ठीक है। cerebellum, cerebellum के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है? ओके, इट लाइज इन द पोस्टीरियर रीजन ऑफ द ब्रेन, या मस्तिष्क के पीछे के क्षेत्र में स्थित है। इट कंट्रोल्स मूवमेंट, स्पीच, साइट, स्मेल, टेस्ट, हियरिंग, इंटेलिजेंस एक्सेट्रा। यह गति, भाषण, दृष्टि, गंध, स्वाद, सुनवाई, बुद्धि आदि को नियंत्रित करता है, ठीक है। एक सेकेंड, यह इट इज अ पार्ट ऑफ हाइंड ब्रेन, यह हिंद मस्तिष्क का एक हिस्सा है। और द फोर्थ वन इज इट मेंटेन्स द बैलेंस ऑफ द बॉडी, यह शरीर के संतुलन को बनाए रखता है। ओके, करेक्ट आंसर बताइए जल्दी से। प्रमोद, पहला दिन, प्रमोद पहला दिन नहीं बोलूंगा बेटा, मैं पहले भी था बट थोड़ा सा ज़रा कुछ चीज़ों में व्यस्त था, इसलिए समय नहीं दे पा रहा था। ओके, अब दोबारा से रेगुलर हमारी क्लासेस होंगी। ओके, चलिए, तो सही जवाब यहाँ पे अगर हम लोग बात करते हैं तो आप देख लीजिए, बेसिकली अगर हम लोग बोलते हैं सेरिबेलम का जो काम होता है, सेरिबेलम बिल्कुल भी बॉडी बैलेंस नहीं बनाता है, डजंट मेंटेन्स, ओके, डजंट मेंटेन्स बॉडी बैलेंस, बॉडी बैलेंस को नहीं बनाता है। इसका बेसिकली जो काम होता है सेरिबेलम का जो रेफरेंस है वो होता है यहाँ पे, इट कंट्रोल्स मूवमेंट, स्पीच, साइट। ये पूरे तरीके से अगर हम देखें तो सेरिबेलम जो है मूवमेंट्स को, स्पीच को, साइट को, स्मेल को, टेस्ट को, हियरिंग, इंटेलिजेंस इत्यादि को नहीं
इफेक्ट करता है किसी भी तरीके से। द एक्टिविटीज लाइक वॉकिंग इन अ स्ट्रेट लाइन, राइडिंग अ बाइसिकल, पिकिंग अप अ पेंसिल आर पॉसिबल ड्यू टू अ पार्ट ऑफ द हाइंड ब्रेन कॉल्ड सेरेबेलम। सेरेबेलम का काम क्या होता है? बेसिकली एक सीधी लाइन में चलना, बाइसिकल राइड करना। ओके, इट इज रिस्पॉन्सिबल, or you can say it is part of the hind brain as well. Fine. Next, dash controls involuntary activities like coughing and sneezing. डैश खांसी और छींकने जैसी अनैच्छिक गतिविधियों को नियंत्रित करता है। ऑप्शंस यहाँ पे दिए हैं: मेड्यूला, ब्रेन, पॉन्स, सेरिबेला। मज्जा, मस्तिष्क, पॉन्स, अनुमस्तिष्क। ओके, बताइए। Controls involuntary activities like coughing and sneezing. Coughing or sneezing. इस तरीके की जो एक्टिविटीज होती हैं उसको कंट्रोल करता है। क्या? मेड्यूला, ब्रेन, पॉन्स या फिर आपका सेरेबेला। सो चेक कर लेते हैं हम लोग। मेड्यूला, यहाँ पर जो है अगर हम लोग बात करें तो सही जवाब है आपका मेड्यूला। मेड्यूला इज द लोवेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन एंड द लोवेस्ट पोर्शन ऑफ द ब्रेन स्टेम। मेड्यूला जो है वो दिमाग का सबसे लोवेस्ट पार्ट है, ओके, और ब्रेन स्टेम का सबसे छोटा हिस्सा। द मेड्यूला इज कनेक्टेड बाय द पॉन्स टू द मिड ब्रेन, मतलब मेड्यूला इज कनेक्टेड टू द मिड ब्रेन via pons and is continuously posteriorly with the spinal cord. The medulla plays a critical role in transmitting signals between the spinal cord and the higher parts of the brain, and also in controlling autonomic activities such as heartbeat and respiration. माने कि अगर यहाँ पे medulla की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है, if we are speaking about medulla here, तो मेड्यूला का जो प्राइमरीली काम होता है वो सिग्नल्स का ट्रांसमिशन किसके किसके बीच में? स्पाइनल कॉर्ड और जो ब्रेन के जो हायर पार्ट्स होते हैं उनके बीच में। साथ ही साथ कई सारी ऑटोनॉमिक एक्टिविटीज जैसे कि हार्ट बीट हो गया, रेस्पिरेशन हो गया, उसको भी कंट्रोल करने का काम कौन करता है? मेड्यूला करता है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, इससे पहले कि आगे बढ़ें प्लीज थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखें। माय रेफरल कोड इज श्रीकांत सर और यहाँ पर आपको 10% ऑफ मिलेगा अगर आप मेरा रेफरल कोड इस्तेमाल करते हैं। तो अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन पर आपको मिलेगा 10% का ऑफ। ठीक है, अपनी CDS, CAPF, AFCAT प्रिपरेशन को और स्ट्रॉन्ग करने के लिए और बल देने के लिए यू कैन प्लीज फॉलो मी, यू कैन ऑल्सो टेक माई सब्सक्रिप्शन एट अनअकैडमी। What is the largest part of the human brain? मानव मस्तिष्क का सबसे बड़ा हिस्सा क्या होता है? मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगटा, सेरेब्रम या सेरिबेला। मध्य मस्तिष्क, मेरु शीर्ष, प्रमस्तिष्क, अनुमस्तिष्क। यानी कि मध्य मस्तिष्क यानी मिड ब्रेन, मेड्यूला ऑब्लोंगटा यानी मेरु शीर्ष, सेरेब्रम यानी कि प्रमस्तिष्क, सेरेबेलम यानी कि अनुमस्तिष्क। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन, बताइए। लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन। अगर हम लोग बात करते हैं लार्जेस्ट पार्ट की तो इट इज द सेरेब्रम which is the largest part of the human brain. इंसानी दिमाग का सबसे बड़ा जो पार्ट होता है वो होता है सेरेब्रम। ओके, द सेरेब्रम इज द मेन पार्ट ऑफ द ब्रेन इन ह्यूमन एंड अदर वर्टिब्रेट्स। इट इज लोकेटेड इन द अपर पार्ट ऑफ द क्रैनियल कैविटी। जो क्रैनियल कैविटी है
cranial cavity is upper part. ठीक है, अगला सवाल. The CNS, Central Nervous System, consists of. केंद्रीय तंत्रिका मंत्र में निम्नलिखित शामिल होते हैं. The central nervous system consists of the brain and the spinal cord, heart and lungs, brain and heart, heart and spinal cord, मस्तिष्क और रीढ़ की हड्डी, हृदय और फेफड़े, मस्तिष्क और हृदय, हृदय और रीढ़ की हड्डी. दस से 15 सेकंड है, जल्दी से आंसर कीजिए. बताइए. सही उत्तर यहां पर हो जाएगा आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम बेसिकली ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ओके, इन दोनों को. एक सेकंड स्टूडेंट्स, जरा लैपटॉप की बैटरी खत्म हो रही है, प्लीज. ओके, तो अब यहां पर थोड़ा सा अगर हम लोग बात कर लेते हैं नर्वस सिस्टम की. अगर हम लोग बात करते हैं तो नर्वस सिस्टम के दो हिस्से, सेंट्रल नर्वस सिस्टम और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में आपके दो पार्ट आते हैं. ब्रेन, ब्रेन के तीन हिस्से होते हैं आपके पास, हाइंड ब्रेन, मिड ब्रेन और फोर्थ ब्रेन. वहीं स्पाइनल पार्ट कॉर्ड की अगर हम लोग बात करते हैं, असेंडिंग पाथवेज, इंटरन्यूरॉन्स, डिसेंडिंग पाथवेज. वहीं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको देकर के रखा हुआ है. पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के भी दो हिस्से होते हैं, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सेंसरी और मोटर नर्व्स, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, यहाँ पे ये. ओके, तो कुछ इस तरीके से है आपके पास. अगला, द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ द डैश सिस्टम. मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा. सर्कुलेटरी, डाइजेस्टिव, एंडोक्राइन, नर्वस. परिसंचारण, पाचन, अंततः स्रावी या तंत्रिका. द ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ डैश सिस्टम. मस्तिष्क डैश तंत्र का एक हिस्सा. कौन से तंत्र का हिस्सा है? सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम या नर्वस सिस्टम. बहुत ही बेसिक सा सवाल है, टाइम लगेगा इसमें. सिंपल सी बात है, नर्वस सिस्टम. और नर्वस सिस्टम में भी प्राइमरीली हम लोग जो बात करते हैं, दो तरीके के नर्वस सिस्टम होते हैं. एक होता है सीएनएस, एक होता है पीएनएस. तो सीएनएस जो होता है उसमें होता है आपका ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड. ठीक है, बाकी पीएनएस के भी अपने दो होते हैं. ओके, एक होता है आपका यहाँ पर, सॉरी, एसएनएस, सोमैटिक नर्वस सिस्टम, ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम. ठीक है, गुड. अगला, द स्पाइनल कॉर्ड इज मेड अप ऑफ. रीढ़ की हड्डी डैश से निर्मित होती है. नर्वस टिश्यू, मसल टिश्यू, एपिथेलियल टिश्यू या कनेक्टिव टिश्यू. तंत्रिका, उच्चक, पेशी, उत्तक, उपकला उत्तक, संयोजी उत्तक. स्पाइनल कॉर्ड की यहाँ पर बात कर रहा है. जल्दी से बताइए, अपना आंसर दीजिए. ओके,
चलिए ठीक है। स्पाइनल कॉर्ड किसका बना होता है? स्पाइनल कॉर्ड यहाँ पे देकर के रखा हुआ है नर्वस सिस्टम, नर्वस टिश्यू। ओके, द स्पाइनल कॉर्ड इज प्रोटेक्टेड बाय अ फ्लेक्सिबल चेन ऑफ बोन्स. The bones house a thick bundle of nerves that stimulate reflex action. The nervous system monitors and regulates body functions and behavior, and it consists of two parts: the central nervous system, which comprises of the brain and the spinal cord. The other one is the peripheral nervous system, which is comprising the branching peripheral nerves. Nervous tissue की अगर हम लोग बात करते हैं, consists of various type of nerve cells. ठीक है, अगला, which is the longest muscle in the body. शरीर की सबसे लंबी पेशी कौन सी है? सोलियस, ग्रासिलस, ट्रेपेजियस, सार्टोरियस। सबसे लंबी पेशी शरीर की सोलियस, ग्रासिलस, ट्रेपेजियस या सार्टोरियस। दस से 15 सेकेंड्स हैं आपके पास अपना आंसर देने के लिए। करेक्ट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, sartorius. It is the longest muscle in the human body. It helps flex, adduct and rotate the hip. Okay. Trapezius की अगर हम लोग बात करते हैं, it is used to tilt and turn the head and the neck, shrug, steady for shoulders and twist the arms. Gracilis की अगर हम लोग बात करते हैं, it is responsible for knee flexion and hip adduction. और सोलियस की अगर हम लोग बात करते हैं, they increase the angle between the foot and the leg. मतलब पैर के बीच में जब हम लोग बात करते हैं एक एंगल इंक्रीज करने के लिए फुट और लेग के बीच में, तो उस काम में आपका सोलियस मसल हेल्प करती है. Also very vital in walking, running and keeping balance. Next, dash are a connective tissue which connects two bones to each other. डैश एक संयोजी उत्तक है जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है. टेंडन्स, मसल, कार्टिलेजेस, लिगामेंट्स. शिरा, मांसपेशी, उपस्थि, अस्थिबंध. कनेक्टिव टिश्यू जो दो हड्डियों को एक दूसरे से जोड़ता है. What attaches? What is the connective tissue which connects two bones to each other? सही जवाब यहां पर है आपका ligaments. Okay, the correct answer is ligaments. Ligament is the connective tissue which actually joins two bones या दो हड्डियों को जोड़ता है. The ligaments connects bone to other bone. Tendon की हम लोग बात करते हैं तो एक तरीके का प्रोटीन होता है जिसको हम लोग बोलते हैं कोलाजन, उसका बना हुआ होता है. टेंडन का जो काम होता है वो बोन्स को मसल्स से जोड़ता है. कनेक्ट्स बोन्स टू मसल्स. ओके. कार्टिलेज की अगर हम लोग बात करते हैं तो कार्टिलेज अगेन a very important structural component of the body. It is a firm tissue. It is softer and much more flexible than a bone. यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं कि भाई हमारे शरीर का एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है कार्टिलेज. फर्म होता है बट कंपैरेटिवली सॉफ्टर और हड्डियों से ज्यादा फ्लेक्सिबल होता है. ठीक है. अगला, आगे बढ़ने से पहले बेटा यहाँ पे ध्यान रखें, दिस इज माय रेफरल कोड श्रीकांत सर. For 10% off on your first Unacademy subscription, please use my referral code. Also, in order to strengthen your preparation for upcoming CDS, CAPF and AFCAT examination, you can follow me on Unacademy. You can also take subscription of my courses, right? Next question. As per the text Charak Samhita, how many bones are there in the human body? पाठ्य चरक संहिता के अनुसार मानव शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? 206, 360, 370 या 208? चरक संहिता के हिसाब से. तो चरक संहिता के हिसाब से
अगर हम लोग बात करते हैं तो 360 हड्डियां इंक्लूडिंग टीथ्स। ओके, अब चरक संहिता क्या थी थोड़ा सा उसके बारे में हम लोग बता देते हैं। चरक संहिता is a famous Sanskrit text on Ayurvedic medicine. It was authored by Maharishi Charak. Okay, आयुर्वेदिक मेडिसिन पर बहुत अच्छी संस्कृत का टेक्स्ट है जिसको हम लोग बोलते हैं चरक संहिता। The Charak Samhita mentioned that the content of the book was first taught by Atre Punarvasu. Okay, as per the text Charak Samhita, there are 360 bones in the human body. As per the Charak Samhita, there are 4 important parts of medical practice. कौन-कौन से 4 पार्ट होते हैं? The patient, the physician, the nurse, the medicine. Human body composed of 270 bones by birth. The number of bones will be reduced to around 206 by adulthood after some bones get fused together. Okay, 270 हड्डियां होती हैं इंसान की पैदाइश के समय। ओके, और ये घट करके जब आदमी वयस्क होने लगता है, एडल्टहुड को रीच करने लगता है, तब तक जा करके ये 206 हड्डियां हो जाती हैं। क्यों? कुछ हड्डियां जो है वो आपस में जुड़ जाती हैं, राइट। अगला, नेक्स्ट, हाउ मेनी बोन्स आर देयर इन ह्यूमन स्पाइनल कॉलम? मानव रीढ़ हड्डी स्तंभ में कितनी हड्डियां होती हैं? 33, 32, 31 या फिर 30? दोबारा से सवाल को समझें। ह्यूमन स्पाइनल कॉलम कितनी हड्डियां होती हैं? हाउ मेनी बोन्स? बताइए। ओके, यहाँ पर ह्यूमन स्पाइनल कॉलम जो है, इट इज मेड अप ऑफ 33 बोन्स। द वर्टिब्रे सेपरेटेड बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क्स, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर। दिस समहाउ इज द पैटर्न। ओके, ये चीज सर्वाइकल रीजन C1 से C7 7। ओके, थोरासिक रीजन 12, लंबर 5, सेक्रल अगेन 5, कॉकिजियल 4। ओके, टेल बोन जिसको हम लोग बोलते हैं। नेक्स्ट, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज मूविंग स्कल बोन? खोपड़ी की हड्डियों में कौन सी हड्डी चलयमान है? फीमर, मैंडिबल, एटलस, टिबिया? जांघ की हड्डी, जबड़ा, केसुर का, टिबिया? फीमर, मैंडिबल, एटलस या फिर टिबिया? मूविंग स्कल बोन, ध्यान रखिए, फीमर जांघ की हड्डी कैसे हो सकती है जब स्कल की बात होगी? तो देख लेते हैं। ऑप्शन बी, bones of the skull and the three thin membrane called meninges are there to protect the brain. The brain is also cushioned and protected by cerebrospinal fluid. The skull is made up of 29 bones. The only bone that can move is mandible. Okay, mandible है जो move कर सकती है। ये देखते हैं ना हम लोग, ये जबड़े। The nasal bone is part of the skull bone. अगला, द बोन मैट्रिक्स इज रिच इन, अस्थि मैट्रिक्स किसमें समृद्ध है? फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम? बोन मैट्रिक्स
किसमें समृद्ध है? फॉस्फोरस एंड पोटेशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, फ्लोराइड एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड पोटेशियम। बोन मैट्रिक्स, सही जवाब देख लेते हैं यहां पर। बोन मैट्रिक्स इज रिच इन कैल्शियम एंड फॉस्फोरस। ओके, नेक्स्ट। The femur bones of the human body are also known as, मानव शरीर की फीमर हड्डियों को डैश भी कहा जाता है। रिस्ट बोन, टाइट बोन, सॉरी थाई बोन, शोल्डर बोन या कॉलर बोन, कलाई की हड्डी, जांग की हड्डी, कंधे की हड्डी या हंसली। बताइए। यहां पर आपका सही जवाब हो जाएगा थाई बोन, जांग की हड्डी। ओके, और एक चीज और, फीमर, इट इज ऑल्सो द लॉन्गेस्ट बोन ऑफ ह्यूमन बॉडी। ठीक है, सबसे बड़ी हड्डी होती है ये। अगला यहाँ पे देख करके रखा हुआ है, द फीमर इज द ओनली बोन लोकेटेड विद इन द ह्यूमन थाई, इट इज द लॉन्गेस्ट एंड द स्ट्रॉन्गेस्ट बोन, सबसे बड़ी और सबसे मजबूत होती है। द हेड ऑफ द फीमर आर्टिकुलेट्स विद द एसिटाबुलम इन द पेल्विक बोन फॉर्मिंग द हिप जॉइंट। मतलब जो आपका पेल्विक हिस्सा, जो अगर हम लोग बात करते हैं पोस्टीरियर हिस्सा आपके शरीर का, हिप जॉइंट बनाने के लिए एसिटाबुलम से मिलती है ये। ठीक है, while the distal part of femur articulates with tibia and kneecap forming the knee joint। जो घुटने पे हम लोग जो देखते हैं ना नी जॉइंट, वहां पर फीमर हड्डी का निचला हिस्सा टीबिया और नी कैप के साथ मिलकर के नी जॉइंट बनाता है। अगला, द एंड्स ऑफ लिम्स आर कवर्ड विद व्हाट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। यह अंगों की हड्डियों के सिरे को कवर करता है और जोड़ों में घर्षण को कम करता है। इसके साथ क्या है? द एंड ऑफ द लिम्स आर कवर्ड विद व्हाट टू रिड्यूस द फ्रिक्शन इन जॉइंट्स। तो लिगामेंट, कार्टिलेज, मसल, टेंडन, अस्थिरज्जु, उपस्थि, मांसपेशी, शिरा। बताइए क्या हो जाएगा जवाब? जॉइंट्स में फ्रिक्शन को घटाने के लिए, कम करने के लिए जो लिम्स के जो एंड्स होते हैं उसमें क्या होता है? करेक्ट यहाँ पर हो जाएगा आपका कार्टिलेज। यहाँ पर सही आंसर है कार्टिलेज, जिस वजह से जोड़ों में, जॉइंट्स में कम फ्रिक्शन हो। ओके, उसमें सो कार्टिलेज कुड बी अ रोबस्ट, क्लियर, elastic, versatile animal tissue consisting of the animal tissue cells which are scattered through a conjugated protein material that's strong by scleroprotein fibers. Next, the element found in teeth and bones is, दांतों और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व है पोटेशियम एंड कैल्शियम, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस, phosphorus and sulfur। मतलब the element which is found in teeth and bones, दांतों में और हड्डियों में पाए जाने वाला तत्व, एलिमेंट कौन सा? ओके, सही जवाब ऑप्शन नंबर सी, कैल्शियम एंड फॉस्फोरस।
बोन अगर हम लोग बात करते हैं कनेक्टिव टिश्यू होता है, प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन एंड मूवमेंट टू द बॉडी, इट वर्क्स टू मेक आरबीसी एंड डब्ल्यूबीसी, हड्डियों में बहुत सारा मिनरल खुद होता है, हाईएस्ट अमाउंट ऑफ कैल्शियम और फॉस्फोरस होता है. ओके, नेक्स्ट. इन विच पार्ट ऑफ द बॉडी आर द टार्सल बोन फाउंड? टार्सल की हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? ईयर, लेग, हेड, हैंड, कान, पैर, सिर, हाथ. टार्सल बोन्स यहां पर बोल रहा है. शरीर के कौन से भाग में पाई जाती हैं? ईयर, लेग, हेड एंड हैंड. कहां पाई जाती है टार्सल की हड्डियां? ध्यान दीजिए. द टार्सल बोन्स आर फाउंड इन द लेग. ओके, टार्सल बोन्स जो पैरों की होती है उसको 3 कड़ियों में हम लोगों ने मैनेज किया हुआ है, प्रॉक्सिमल, इंटरमीडिएट, डिस्टल. टार्सल बोन कंसिस्ट ऑफ कितनी होती है? 7 शॉर्ट बोन्स लोकेटेड एट द प्रॉक्सिमल रीजन ऑफ द फुट इन द एंकल एरिया. एंकल एरिया के पास छोटी छोटी हड्डियां होती हैं. कौन कौन सी होती हैं? कैल्किनियस, टैलस, क्यूबॉइड, नेविकुलर, मीडियल, मिडल, लेटरल. ओके, ये चीज. नाउ इससे पहले कि आगे बढ़े थोड़ा सा इंफॉर्मेशन अपने बारे में दे दूं. Students, you can use my referral code Srikant sir and you can get a 10% off on your first Unacademy subscription. You can, in order to boost your preparation for upcoming serious CAPF and AFCAT examination, you can follow me on Unacademy. Also, you can take my plus courses in order to boost your preparation. Fine. Which of the following statements is correct? नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? Assimilation of food takes place in the large intestine. भोजन का संयोजन बड़ी आंत में होता है. Large intestine has finger like projection called villi. बड़ी आंत में उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती हैं जिन्हें दीर्घ रोम कहते हैं. Large intestine is wider and shorter than the small intestine. बड़ी आंत छोटी आंत की तुलना में चौड़ी और छोटी होती है. पचने वाले भोजन का अवशेषण बड़ी आंत में होता है. अवशोषण, सॉरी, अवशोषण. जल्दी बताइए. ऑप्शन नंबर सी यहां पे सही स्टेटमेंट बोल रहा है कि यस, जो लार्ज इंटेस्टाइन है is wider and shorter, is wider and shorter than the small intestine. Okay, ये चीज. विली जो है they are found inside the small intestine. क्यों होते हैं? absorption of nutrients. जो डाइजेस्टेड फूड होता है, जो पचा हुआ खाना होता है, उसमें से न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब करते हैं. द पर्पस ऑफ द लार्ज इंटेस्टाइन इज टू एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉल्ट्स from the material that has not been digested as food and get rid of any waste product left over. Okay, by the time the food mixed with the digestive juices reaches your large intestine, most digestion and absorption has already taken place in the small intestine. The liver is also important for assimilation. For example, liver का काम क्या होता है? It converts glucose into glycogen. Okay. Next, the fat is completely digested in the. वासा का पूरी तरह से पाचन होता है stomach, mouth, small intestine, large intestine. जठर, मुख, छोटी आंत, बड़ी आंत. पूरे तरीके से डाइजेशन होता है फैट्स का. कहां पर?
करेक्ट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन। Fat gets completely digested once it reaches the small intestine. Our pancreas produces enzymes that break down fat, carbohydrates, and proteins. Our liver produces bile that helps in digesting fat and vitamins. Okay, bile कहाँ पे store होता है? Bile is stored in the gall bladder. These digestive juices are delivered to our small intestine through ducts where the complete breakdown of fat occurs. Next. How does the pH change from the mouth to the anus in the digestive system? पाचन तंत्र में मुंह से गुदा तक pH कैसे परिवर्तित होता है? Alkaline, acidic, alkaline, acidic, alkaline, acidic, acidic से सीधा alkaline, alkaline से सीधा acidic, क्षारीय, अम्लीय, क्षारीय, acid, क्षारीय, अम्लीय, अम्लीय, क्षारीय, क्षारीय, अम्लीय. Okay. The pH of the mouth is 6.2 to 7.6, with 6.7 pH being the average. Okay. In the oral activity, the pH is maintained by the neutrality by saliva. Okay. So अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो हमारे मुंह में जब हम लोग देखते हैं तो शुरुआत में it is acidic in nature, but जैसे जैसे it reaches the anus, it becomes alkaline. Okay, alkaline. A typical human adult stomach जो होता है वो एक दिन में लगभग 1.5 लीटर गैस्ट्रिक एसिड रिलीज करता है. Okay. Next. Name the layer in the wall of the stomach that contains nerves and blood vessels. आमाशय की दीवार में उस परत का नाम बताइए जिसमें तंत्रिका और रक्त वाहिकाएं होती हैं. Lamina propria, mucosa, muscularis mucosa, submucosa, यथार्थ पटल, श्लेष्मा, पेशीय श्लेष्मा, उपश्लेष्मा. सही जवाब यहाँ पे देख लेते हैं. द करेक्ट आंसर इज सब म्यूकोसा. सब म्यूकोसा. ओके. Submucosal layer is formed of loose connective tissues containing nerves, bloods, lymph vessels, etc. In the duodenum, glands are also present in the submucosa. Okay. Next. The circular muscle found at the junction of stomach and duodenum is पेट और ग्रहणी के संगम पर पाई जाने वाली गोलाकार मांसपेशी है. एनल स्पिंक्टर, कार्डियक स्पिंक्टर, मेसनर प्लेक्सस, पाइलोरिक स्पिंक्टर. अवरोधनी गुदा, दिल दबाने वाला यंत्र, मेसनर का जाल, जठर निगम, संकोचक पेशी. जठर निर्गम संकोचक पेशी. बताइए. सही जवाब यहां पर है ऑप्शन नंबर डी जो है पाइलोरिक स्पिंक्टर. ओके. ठीक है. तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आज का सेशन. आई होप आपको हमारा ये सेशन काफ़ी पसंद आया हो. ओके. जैसा कि मैंने आपको बताया है आप मेरा रेफरल कोड श्रीकांत सर इसका इस्तेमाल ज़रूर कर सकते हैं अपने अनअकैडमी के अगले सब्सक्रिप्शन ओके पर आपको 10% का ऑफ मिलेगा. बेनिफिट्स मैंने आपको बता ही दिए हैं. ओके. ऑल्सो स्टूडेंट्स प्लीज़ लाइक करें, लाइक द वीडियो, share the video, subscribe to the channel. Okay. Thank you very much for your support. Have a great day. Okay.
लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। दोबारा से आप लोगों से बोल रहा हूँ, ठीक है? चलिए, बाय बाय, टेक केयर।